आज हम प्रोसेसिंग यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो तैयार हो तुम पिंकी चिंकी? जी मैडम जी। बच्चों, हमने अभी तक इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में तो पढ़ा ही। आज हम इस कैबिनेट को जानेंगे कि इस कैबिनेट में जो प्रोसेसिंग यंत्र है, मदरबोर्ड है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, ये सब कैसे काम करते हैं और ये क्या होते हैं। देखो बच्चों, इस चित्र में पिछली कक्षाओं में हमने इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में तो पढ़ा ही था। आज हम इनके बीच की कड़ी अर्थात सीपीयू के बारे में जानेंगे। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, सीपीयू के विभिन्न भाग, कैसे इनपुट डिवाइस से डेटा मिलता है, कैसे सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, स्मृति में भंडारित करता है और आउटपुट डिवाइस से इंफॉर्मेशन को प्रस्तुत करता है। यही सब हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। डेटा एवं निर्देशों का संसाधन केंद्रीय संसाधन इकाई द्वारा किया जाता है। इसे अंग्रेजी में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं और शॉर्ट में इसे सीपीयू कहा जाता है। प्रोसेसिंग इकाई मनुष्य के दिमाग के समान कार्य करती है। यह सूचना को समझना, उस पर गणना करना एवं निर्णय लेने की क्षमता भी रखती है। केंद्रीय संसाधन इकाई के मुख्यतः दो घटक होते हैं। पहला ALU अर्थात अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसे हिंदी में अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई कहते हैं, और दूसरा है CU अर्थात कंट्रोल यूनिट अर्थात नियंत्रण इकाई। यह दोनों केंद्रीय संसाधन इकाई के मुख्य घटक हैं। तो बच्चों, तुम्हें यहाँ तक समझ आया? जी मैडम जी। कंप्यूटर चाहे छोटा हो या बड़ा, यह इकाई तो जरूरी होगी। स्मृति में भंडारित प्रोग्राम अथवा निर्देशों को सीपीयू ही एग्जीक्यूट करता है। तो बताओ पिंकी, तुम्हें सीपीयू से क्या समझ आया? मैडम जी, सीपीयू का मतलब वह इकाई जो निर्देशों के अनुसार डेटा पर प्रोसेसिंग करती है। अरे वाह पिंकी, तुम्हें तो बड़े अच्छे से समझ आया। तो चलो बच्चों, अब हम ALU के बारे में बात करते हैं। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होती है जो कि गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं संपन्न करती है। इस इकाई में 4 तरह के गणितीय जोड़, गुणा, भाग, घटा कार्य संपन्न होते हैं। जैसा कि इस इकाई के नाम से प्रतीत होता है, यह इकाई तार्किक क्रियाएं भी कर सकती है, जैसे कि तुलनात्मक कार्य करना, 2 अंकों की तुलना करना और परिणाम निकालना। कंप्यूटर एक से ज़्यादा तुलनात्मक स्थितियों की एक साथ जांच कर सकता है। यह 6 तरह के तार्किक संबंधों को जांचता है, जैसे 2 अंकों का बराबर होना, 1 अंक का बड़ा या छोटा होना, बड़ा या बराबर होना, छोटा या बड़ा होना, या 2 अंकों का बराबर ना होना। जिन चिन्हों का प्रयोग कर तार्किक जांच की जाती है वह रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। चलो अब कंट्रोल यूनिट के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम कंट्रोल यूनिट का है। कंप्यूटर का दिल समझे जाने वाली इस इकाई का काम है कि वह सारी इकाइयों को निर्देशित करे एवं उन्हें नियंत्रित करे, जिससे कि उनमें सामंजस्य बैठा रहे। ALU, स्मृति, इनपुट आउटपुट डिवाइस एवं कंप्यूटर के सभी भागों में तालमेल बिठाने का कार्य कंट्रोल यूनिट ही करती है। यह इकाई डेटा स्थानांतरण को नियंत्रित भी करती है। मैडम जी, यह डेटा स्थानांतरण का क्या अर्थ होता है? चिंकी, जब उपयोगकर्ता डेटा देता है तो डेटा स्मृति में जाता है। स्मृति से प्रोसेस होने के लिए ALU में, ALU से वापस स्मृति में और वहाँ से आउटपुट डिवाइस पे जाता है। तो इस तरह से यह सब डेटा स्थानांतरण है। सभी प्रक्रियाएं जैसे कि इनपुट की प्रक्रिया, आउटपुट, संसाधन, स्मृति भंडारण की प्रक्रिया, इन सब को निर्देश देने का काम कंट्रोल यूनिट का ही है। कंट्रोल यूनिट को ही यह निर्णय लेना होता है कि कब डेटा लेना है, कहाँ रुकना है, कहाँ भंडारण करना है इत्यादि। कंट्रोल यूनिट को ही यह ध्यान रखना होता है कि सभी क्रियाओं का एक के बाद एक संचालन कैसे हो। चलो बच्चों, अब माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर ही सिस्टम का वो अवयव है जो डेटा को प्रोसेस करता है। वह गति जिस पर कंप्यूटर अपनी प्रक्रिया का निष्पादन करता है वह क्लॉक रेट कहलाती है। जितनी गति तेज होती है उतनी तेजी से माइक्रो प्रोसेसर अनुदेशों एवं डेटा को प्रोसेस करता है। मैडम जी, कैबिनेट पे माइक्रो प्रोसेसर कहाँ होता है?
माइक्रो प्रोसेसर देखना है तुम्हें? अच्छा चलो, मेरा एक कंप्यूटर खुला हुआ है, मैं उसमें तुम्हें माइक्रो प्रोसेसर दिखाती हूँ। देखो बच्चों, ये है कंप्यूटर का कैबिनेट, ये है कंप्यूटर का मदरबोर्ड और यह इस पे लगा हुआ है कंप्यूटर का दिमाग अर्थात माइक्रो प्रोसेसर। चलो मैं तुम्हें इसे खोल के दिखाती हूँ। देखो मैडम जी, इतना छोटा दिमाग और इतने सारे कार्य करता है। हाँ चिंकी, सिस्टम यूनिट में लगा यह बड़ा बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है। इस पे कई नन्हे अवयव और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं। मदरबोर्ड सिस्टम यूनिट का महत्वपूर्ण अंग है और कंप्यूटर के जीवाधार अवयवों का आश्रय स्थल है। माइक्रो प्रोसेसर मदरबोर्ड का महत्वपूर्ण अवयव है क्योंकि सारी गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं इसी पर होती हैं। तो बच्चों, अब तक तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। तो चलो अब मुझे बताओ पिंकी चिंकी, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को। हाँ मैडम जी, हम दोनों को बहुत अच्छे समझ में आया है। तो चलो पिंकी तुम समझाओ। मैडम जी, हम कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को इस तरह समझ सकते हैं कि जब डेटा इनपुट डिवाइस से प्राप्त होता है तब यह जो आपने माइक्रो प्रोसेसर दिखाया, इसमें डेटा पर तार्किक एवं गणितीय संक्रियाएं होती हैं और फिर परिणाम प्राप्त होता है। मैडम जी, कंट्रोल यूनिट इन सब कार्यों को नियंत्रित करती है और परिणामों को आउटपुट डिवाइस तक पहुंचाती है जिससे कि उपयोगकर्ता इन सबको देख सके। इसी को कंप्यूटर की कार्यप्रणाली कहते हैं ना मैडम जी। अरे वाह पिंकी चिंकी, तुमने तो बहुत अच्छा जवाब दिया। तो चलो अब हम कंप्यूटर की स्मृति के बारे में बात करते हैं कि कंप्यूटर कहाँ, कैसे और कितना डेटा भंडारित करता है। कंप्यूटर स्टोरेज उस डेटा को सूचित करता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप में प्रोसेसर द्वारा उपयोग करने के लिए एकत्रित किया गया है। आंकड़ों, सूचनाओं, अनुदेशों, ध्वनि, चित्र, चलचित्र आदि को कंप्यूटर की स्मृति में लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता है। डेटा स्टोरेज डिवाइसेस की मदद से इन्हें कंप्यूटर में भंडारित भी किया जा सकता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा जा सकता है। मैडम जी, कंप्यूटर एक बार में कितना डेटा स्टोर कर सकता है? बच्चों, कंप्यूटर या जिस स्टोरेज यंत्र का उपयोग कर हम डेटा को संचय कर रहे हैं उसमें कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं, इसे उस यंत्र की डेटा स्टोरेज कैपेसिटी अर्थात भंडारण क्षमता कहते हैं। इसे बाइट में मापा जाता है। कंप्यूटर संख्या, अक्षर या दूसरे चिन्हों को बाइनरी सिस्टम से प्रस्तुत करता है। बाइनरी सिस्टम में केवल दो ही अंक होते हैं, 0 और 1। 0 और 1 इन्हें बिट्स कहते हैं। भंडारण क्षमता की सबसे छोटी इकाई बिट्स होती है। 8 बिट बराबर 1 बाइट होती है। चलो मैं तुम्हें बोर्ड पे विस्तार से समझाती हूँ। देखो बच्चों, बिट को हम स्मॉल b से दर्शाते हैं और बाइट को बड़े B से दर्शाते हैं। 8 बिट के बराबर होता है हमारा 1 बाइट। 1024 बाइट के बराबर होता है 1 किलोबाइट और 1024 किलोबाइट के बराबर होता है 1 MB। 1 MB मतलब 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है 1 गीगाबाइट और सबसे बड़ी इकाई है TB अर्थात टेराबाइट। 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है 1 टेराबाइट। तो समझ आया तुम्हें? जी मैडम जी। तो चिंकी, स्मृति को हम मेगाबाइट, गीगाबाइट आदि में मापते हैं। बच्चों, अलग अलग स्मृतियों की अलग अलग भंडारण क्षमता होती है। जैसे जैसे हम उनके बारे में पढ़ेंगे हम उनकी भंडारण क्षमता को भी देखेंगे। लेकिन मैडम जी, हमें यह तो बताइए कि कंप्यूटर की विभिन्न मेमोरी कौन सी होती है? पिंकी, कंप्यूटर में 2 प्रकार की स्मृतियां होती हैं। पहली जिसे बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जिसे कंप्यूटर का इंटरनल स्टोरेज कहा जाता है और सेकेंडरी मेमोरी को कंप्यूटर का एक्सटर्नल स्टोरेज कहा जाता है। चलो बच्चों, अब प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात करते हैं। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। यह मेमोरी सेमीकंडक्टर व फ्लिप फ्लॉप से बनी हुई होती है। प्राथमिक मेमोरी शब्दों में विभाजित रहती है। एक शब्द 1 बाइट से लेकर कई बाइट तक का हो सकता है।
एक शब्द कितनी बिट्स भंडारित करता है, यह उस शब्द की लंबाई अर्थात वर्ड लेंथ कहलाता है। प्रत्येक स्मृति शब्द का एक पता होता है जो कि अन्य स्मृति शब्दों के पते से भिन्न होता है। स्मृति शब्दों को उनके पतों से ही काम में लिया जाता है। बच्चों, प्राथमिक स्मृति दो प्रकार की होती है। पहली रैम और दूसरी है रोम। रैम? क्या रोम? ये रैम रोम क्या होता है मैडम जी? बच्चों, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। देखो, यह दोनों मेमोरी मदरबोर्ड पर ही होती हैं। यह देखो, ये रैम है और यही कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो रोम का है। अब हम रैम को ही विस्तार से समझेंगे। रैम प्राथमिक स्मृति का वह भाग है जहां पर उपयोगकर्ता के द्वारा दिए हुए आंकड़े व अनुदेश भंडारित किए जाते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी से लिखने व पढ़ने की प्रक्रिया बड़ी तीव्र गति से की जा सकती है। जैसा कि इसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो बताओ बच्चों, रैंडम एक्सेस से तुम क्या समझते हो? मैडम जी, रैंडम एक्सेस मतलब किसी भी क्रम में चुनना। बिल्कुल ठीक पिंकी। रैम स्मृति के शब्दों को बिना किसी प्रतिबंध के किसी भी क्रम में एक्सेस किया जा सकता है, इसलिए ही इसे रैंडम एक्सेस स्मृति कहते हैं। परंतु बच्चों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि यह मेमोरी वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल मतलब कि यदि विद्युत आपूर्ति बंद कर दी जाए तो स्मृति में भंडारित सभी सूचनाएं विलुप्त हो जाती हैं। रैम की भंडारण क्षमता कितनी होती है? आजकल कंप्यूटर में 64 MB या 128 MB या इससे अधिक क्षमता की रैम लगाई जाती है। तो बच्चों, आपको रैम के बारे में दो मुख्य बात याद रखनी है कि एक तो यह वॉलेटाइल मेमोरी होती है और दूसरी कि इसमें किसी भी क्रम में एक्सेस किया जा सकता है। आया समझ? जी। तो चलो अब हम रोम के बारे में बात करते हैं। इसमें भंडारित सूचनाएं स्थायी होती हैं, अर्थात विद्युत आपूर्ति बंद करने के बाद भी इसमें संग्रहित डेटा नष्ट नहीं होता। यह रोम के नॉन वॉलेटाइल नेचर को प्रदर्शित करती है। बच्चों, कंप्यूटर को शुरू करने के लिए जो आवश्यक निर्देश होते हैं वे रोम में भंडारित किए जाते हैं। यह निर्देश स्थायी रूप से संग्रहित किए जाते हैं, अर्थात इनको बदला नहीं जा सकता है। अर्थात रीड ओनली स्मृति का प्रयोग उन सूचनाओं के भंडारण के लिए होता है जो समय के साथ नहीं बदलती हैं। आज बाजार में रोम बदले हुए स्वरूपों में भी उपलब्ध है, जैसे कि प्रॉम, ई प्रॉम, डबल ई प्रॉम आदि। प्रॉम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कुछ रोम्स को एक बार वापस से प्रोग्राम किया जा सकता है, इसलिए इन्हें प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। इसी तरह से ई प्रॉम, इनका मतलब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह वो रोम होती हैं जिन्हें इरेज अर्थात मिटाकर दोबारा से इसमें सूचना लिखी जा सकती है। जिन प्रॉम में विद्युत तकनीक के द्वारा रोम को मिटाया जाता है उन्हें इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रॉम कहते हैं। इसी तरह से अगर पराबैंगनी किरणों अर्थात अल्ट्रावायलेट रेज की मदद से प्रॉम को मिटाया जाए तो इसे UV EEPROM अर्थात अल्ट्रावायलेट इरेजेबल प्रॉम कहते हैं। तो बच्चों, स्मृति में अभी तक हमने पढ़ा रैम, रोम, प्रॉम, EEPROM, डबल EEPROM, UV EEPROM, तो यह सब प्राइमरी मेमोरी में आती हैं। आया समझ तुम्हें? जी मैडम जी। चलो बच्चों, अब हम कैशे मेमोरी के बारे में बात करते हैं। केंद्रीय संसाधन इकाई में निर्देशों का निष्पादन अति तीव्र गति से होता है, इसलिए आंकड़ों व निर्देशों के लिए प्रोसेसर को इंतजार न करना पड़े, इसके लिए रैम व प्रोसेसर के मध्य एक विशिष्ट स्मृति का प्रयोग किया जाता है जिसे कैशे मेमोरी कहते हैं। कैशे स्मृति प्राथमिक स्मृति की तुलना में
काफ़ी तेज होती है, लेकिन यह काफ़ी महंगी होती है, इसलिए काफ़ी कम उपयोग में लाई जाती है। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में यह काफ़ी छोटी होती है, लेकिन इसकी गति तेज होने के कारण इसका उपयोग होता है। मैडम जी, यह तो समझ में आ गया कि कैशे मेमोरी क्या होती है, लेकिन इसकी उपयोगिता तो अच्छे से समझ नहीं आई। देखो बच्चों, चूंकि प्रोसेसर काफ़ी तीव्र गति से काम करता है, प्रोसेसर जिस निर्देश व आंकड़ों पर काम कर रहा है वह प्राइमरी मेमोरी से प्रोसेसर के पास आते हैं, जिसमें काफ़ी समय लगता है। सीपीयू को व्यर्थ इंतज़ार ना करना पड़े, इसके लिए कैशे काम में लाई जाती है। क्योंकि कैशे काफ़ी तेज होती है, इसलिए प्रोसेसर और कैशे की अच्छी तालमेल बैठती है। तो बच्चों, अगर कैशे ना होती तो सीपीयू को इतनी तीव्र गति से डेटा व आंकड़े ना मिल पाते और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो मैडम जी, इसका मतलब तो यह हुआ कि सीपीयू में संसाधन के समय सारे आंकड़े व निर्देश कैशे में ही रहते हैं? नहीं चिंकी, सारे नहीं, केवल वो आंकड़े और निर्देश जिन पर अभी काम हो रहा है, क्योंकि कैशे मेमोरी काफ़ी कम होती है। बच्चों, केंद्रीय संसाधन इकाई का जो चित्र मैंने तुम्हें दिखाया था, उसमें तुम्हें मैंने रजिस्टर्स भी दिखाए थे। जी मैडम जी। आंकड़ों, मध्यवर्ती परिणामों को स्टोर करने के लिए प्रोसेसर रजिस्टर का प्रयोग करता है। इन रजिस्टर्स में कैशे से भी ज़्यादा तीव्र गति से लिखने व पढ़ने का काम किया जा सकता है। अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग रजिस्टर्स होते हैं, जैसे MAR अर्थात मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MBR मेमोरी बफर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर आदि। इन रजिस्टर्स का अलग अलग उद्देश्य होता है, जैसे IR अर्थात इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में वह निर्देश स्टोर होता है जिस पर अभी काम हो रहा है। इसी तरह से MBR अर्थात मेमोरी बफर रजिस्टर में मध्यवर्ती परिणाम व आंकड़े स्टोर होते हैं। MAR में स्मृति का वह पता स्टोर होता है जहां से आंकड़े लेने व देने हैं। तो बच्चों, आया समझ कि रजिस्टर्स क्या होते हैं? हाँ मैडम जी। तो चलो बताओ कि रजिस्टर, कैशे, रैम, इन सब में सबसे ज़्यादा भंडारण क्षमता किसकी होती है? मैडम जी, रैम की, क्योंकि कैशे तो बहुत कम होती है और रजिस्टर में तो केवल संसाधन के समय के आंकड़े व निर्देश ही होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बोला चिंकी। रैम की तुलना में कैशे मेमोरी काफ़ी छोटी होती है और कैशे से भी ज़्यादा छोटी होती है रजिस्टर्स। रजिस्टर की भंडारण क्षमता सबसे कम होती है, लेकिन इसके ठीक विपरीत होती है इनकी डेटा लेने की गति। रजिस्टर्स में प्रोसेसर बहुत ही जल्दी तीव्र गति से डेटा ले सकता है। कैशे में इससे ज़्यादा समय लगता है और सबसे ज़्यादा समय लगता है रैम से डेटा लेने में। ठीक है बच्चों? ठीक है मैडम। लेकिन मैडम जी, क्या मेमोरी का पार्ट यहीं पे खत्म हो गया? अरे नहीं बच्चों, अभी तो हमें सबसे बड़ी स्मृति यानी कि सेकेंडरी मेमोरी अर्थात द्वितीयक स्मृति को भी समझना बाकी है। बाह्य स्मृति अर्थात द्वितीयक स्मृति कही जाने वाली इस स्मृति की भंडारण क्षमता काफ़ी अधिक होती है, जिसे GB अर्थात गीगाबाइट में मापा जाता है। चूँकि रैम की भंडारण क्षमता कम होने व इसके महंगे होने के कारण इसमें बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसा कि तुम्हें पता है, रैम वॉलेटाइल होती है, अर्थात विद्युत आपूर्ति बंद करते ही सारा डेटा विलुप्त हो जाता है। इसलिए सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी भंडारण क्षमता काफ़ी अधिक होती है और यह नॉन वॉलेटाइल अर्थात विद्युत आपूर्ति बंद करने के बाद भी इसमें डेटा सुरक्षित रहता है। ये तो बहुत उपयोगी है मैडम जी। हाँ चिंकी, और इसे सहायक स्मृति भी कहा जाता है। यह स्मृति स्थायी एवं अत्यधिक भंडारण क्षमता वाली होती है। बाजार में अनेकों तरह की सहायक स्मृतियाँ उपलब्ध हैं और यह काफ़ी सस्ती होती हैं। तो बच्चों, अब हम अगली कक्षा में द्वितीयक स्मृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है मैडम जी।